साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। अब चीजों के गलत होने का पता चल गया है। एक रिश्ता गलत समय देने लगा है, उसकी मरम्मत के लिए घड़ी साज की दुकान पर जाना सरासर भूल है। तुम्हारे जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले झुक गई है, उसके लिए बढ़ई के आरी और वसूले से लड़ना फिजूल है। क्योंकि गलत होने की जड़ न घड़ी साज की दुकान में है, न बढ़ई के वसूले में और न आरी में, बल्कि वह इस समझदारी में है कि वित्त मंत्री की ऐनक का कौन सा शीशा कितना मोटा है। साथियों, अभी आपने जो पंक्तियां सुनी वो हिंदी के जनकवि धूमिल की कविता की हैं। ये कविता समझा रही है कि कविता का काम नीतिगत सवाल उठाना है, कविता का काम नैतिक पाठ पढ़ाना नहीं है। इसी तरह नागरिकों का काम सरकार की नीतियों पर नजर रखना है। पर्यावरण, नदी, जंगली पशु पक्षियों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की एक और करतूत सामने आई है। एक कहावत है जिसका अर्थ है खेत को बचाने के लिए जो बाड़ लगाई गई वही खेत को खा गई। इस कहावत में मानकर चला गया है कि बाढ़ का काम खेत को नुकसान से बचाना है, लेकिन अगर बाढ़ ही खेत को नुकसान पहुंचा रही हो तो उसको धोखेबाज माना जाएगा। अगर चौकीदार ही चोरी कर ले और राजदार ही राज बताता फिरे, ये भी धोखेबाजी से मिलती जुलती हुई बातें हैं। इस तरह की बातों और कहावतों में यह विचार निहित है कि बाढ़ और खेत में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक स्थिति और हो सकती है, मेमने को भेड़िए की निगरानी में रखना। मेमने और भेड़िए में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेमना भेड़िए का भोजन होता है। अगर मेमने को भेड़िए की निगरानी में छोड़ा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि जानबूझकर दोनों के बीच निहित इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट की अनदेखी की गई है, और ये अनदेखी भेड़िए के हित और मेमने के खिलाफ है। पर्यावरण, नदियों, जंगलों को बचाने की उत्तराखंड सरकार की नीति में भी मेमने और भेड़िए की कहानी दोहराई गई है। खनन माफिया है भेड़िए और जंगल, नदियां आदि हैं मेमने। तो उत्तराखंड सरकार की नीति के अनुसार जंगलों, नदियों से संसाधनों की लूट को रोकने की जिम्मेदारी भेड़ियों यानी खनन करने वाले माफियाओं को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार की नई नीति के अनुसार खनन करने वाले ठेकेदारों को अवैध खनन रोकने हेतु चौकियां बनाने का ठेका भी दिया जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर उन्हें संसाधनों पर टैक्स वसूलने का ठेका भी दिया जाएगा। इसे कहते हैं नीति बनाकर मेमने को भेड़िए की निगरानी में रख देना। ये तथ्य द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं। इसकी रिपोर्टर है तपस्या। 2 जुलाई 2024 को प्रकाशित इस रिपोर्ट का शीर्षक है उत्तराखंड गवर्नमेंट सनेचिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंड आउटसोर्सेस पॉलिसिंग एंड रॉयल्टी कलेक्शन फ्रॉम रिवरबेड माइनर्स टू प्राइवेट प्लेयर्स। इस रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड सरकार की ये करतूत कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझने के लिए एक क्लासिक केस है। इस रिपोर्ट के हवाले से यह समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने ऐसा क्या किया है कि उसकी करतूत को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझने के लिए क्लासिक केस माना जा रहा है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी चोर ही जज हो, आरोपी अपने पर लगे आरोपों की जांच खुद करे, विद्यार्थी अपनी कॉपियों का मूल्यांकन खुद करे आदि। उत्तराखंड सरकार ने एक काम तो यह किया है कि रिवर बेड माइनिंग पर लगने वाले टैक्स को वसूलने वाले काम को आउटसोर्स कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने दूसरा काम यह किया है कि जिस ठेकेदार को रिवर बेड माइनिंग पर टैक्स वसूलने का ठेका मिलेगा, उस ठेकेदार को नदियों में माइनिंग करने के लिए दिए जाने वाले ठेकों में अन्य ठेकेदारों की तुलना में वरीयता दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने तीसरा काम यह किया है कि रिवर बेड माइनिंग की पुलिसिंग यानी निगरानी का काम भी माइनिंग करने वाले ठेकेदार को सौंपने की नीति बनाई है और उसे लागू भी कर दिया है। इसे कहते हैं मेमने की रक्षा के लिए भेड़िया रखना। इसलिए उत्तराखंड सरकार की इस नीति को जानकार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्लासिक
केस मान रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उत्तराखंड सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को अलग अलग क्वेश्चनायर भेजकर इस मामले में जानकारियां मांगी हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के छपने तक उन्हें ना तो उत्तराखंड सरकार से और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से कोई उत्तर मिला है। रिपोर्टर कलेक्टिव ने लिखा है कि जानकारी मिलने पर वे अपनी रिपोर्ट को अपडेट करेंगे। एक सवाल यह पूछा जा सकता है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से सवाल क्यों पूछ रहा है, जबकि ये मामला उत्तराखंड सरकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल जांच के दौरान समीक्षा किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए उल्लंघनों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन उसने राज्य सरकार को रोकने के लिए अपनी कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से भी सवाल पूछे हैं। यहां पर यह सवाल पूछना बेमानी है कि अगर यह मामला गैर भाजपा शासित राज्य का होता तो फिर केंद्र सरकार का रवैया क्या होता। केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड राज्य की सरकार के गैर कानूनी कामों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इस बात को समझने के लिए धूमिल की उसी कविता की कुछ अन्य पंक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धूमिल लिखते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी विवेक है वह जानता है कि आजकल शहर कोतवाल की नीयत और हथकड़ी का नंबर 1 है। जिसमें थोड़ा सा भी विवेक है वह जानता है कि आजकल शहर कोतवाल की नीयत और हथकड़ी का नंबर 1 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई सबूतों के आधार पर नहीं, नियत के आधार पर तय होती है। जिस पर कोतवाल का दिल आ गया, समझो उसे हथकड़ी लग गई। कुछ गलत किया है या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। कोतवाल की नियत ही सर्वोपरि है। तुम्हारे जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले झुक गई है, उसके लिए बढ़ई के आरी और वसूले से लड़ना फिजूल है। जब जंगल के जंगल काट डालने की नीतियां बनाई जा रही हैं, तो ऐसे में स्कूलों में वृक्षारोपण की ड्राइव चलाने का कोई फायदा होने वाला नहीं है और न ही पत्ता तोड़ने वाले माली से लड़ने का कोई मतलब है, क्योंकि असली राज तो वित्त मंत्री की ऐनक में छुपा हुआ है। एक और उदाहरण के लिए द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के क्लॉज 2C1 को देखें। आपकी स्क्रीन पर इस एक्ट के ये 2 पेज दिखाई दे रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि अगर कोई जंगल इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ 100 किलोमीटर अंदर की ओर होगा तो उस जंगल पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। यानी किसी भी प्रकार की बॉर्डर लाइन से 100 किलोमीटर की हवाई दूरी के दायरे में आने वाले जंगलों में से कोई भी जंगल अब संरक्षित जंगल की श्रेणी में नहीं रहा। उदाहरण के लिए हरिद्वार से बद्रीनाथ के पास पड़ने वाले माणा गांव की सड़क मार्ग से दूरी 300 किलोमीटर है। संभव है कि इन दोनों जगहों के बीच हवाई दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के एक बहुत बड़े भाग के वनों को संरक्षण नहीं मिलेगा और हवाई उड़ान तो किसी भी दिशा में भरी जा सकती है। जैसे आप इस चित्र में देखें, उड़ा तो किसी भी दिशा में जा सकता है। इसलिए अब नीतिगत तौर पर शायद ही कोई वन संरक्षित वन की श्रेणी में आता हो। जन दबाव में भले ही कोई वन बच जाए, लेकिन नीतिगत तौर पर तो बहुत से वनों को संरक्षण के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग बॉर्डर से देश के भीतर 100 किलोमीटर तक हवाई दूरी तय करें तो शायद पता चले कि वहां का लगभग सारा ही भाग संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं रह गया। इसलिए कहा गया कि अब चीजों के गलत होने का पता चल गया है। एक रिश्ता गलत समय देने लगा है, उसकी मरम्मत के लिए घड़ी साज की दुकान पर जाना सरासर भूल है। तुम्हारे जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले झुक गई है, उसके लिए बढ़ई के आरी और वसूले से लड़ना फिजूल है, क्योंकि गलत होने की जड़ न घड़ी साज की दुकान में है, न बढ़ई के वसूले में और न आरी में, बल्कि वही समझदारी में है कि वित्त मंत्री की ऐनक का कौन सा शीशा कितना मोटा है। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।